दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और फेमस इंडियन राइटर निजिम एजकिल की। और जब भी मैं निजिम एजकिल का नाम सुनता हूं तो बस मन में पीजीटी का एग्जाम याद आता है कि पीजीटी का एग्जाम जब जब होता है तो निजिम एजकिल वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूं निजिम एजकिल को एकदम सरल भाषा में, एकदम हिंदी में। मैं आपको इसके एक एक वर्ड को क्लियर करूंगा और वीडियो को आज अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं। आज हम निजिम एजकिल को, निजिम एजकिल का जन्म यानी कि इनका बर्थ 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में हुआ था। ओके। और इनकी मृत्यु जो है वो 9 जनवरी 2004 को मुंबई में ही हो गई थी। इनके पिता का नाम मोसिस एजकिल था। ओके। और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई थी? विल्सन कॉलेज मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इनकी पत्नी का नाम था डेजी जोसेफ। 1952 में इनकी जो है वो शादी हुई थी और इनका व्यवसाय था। तो ये जो पोइट थे वो 20th सेंचुरी के इंडियन जोइस पोइट थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये जोइस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो जोइस पोइट और प्ले राइट, आर्ट क्रिएटिक एंड एडिटर थे। तो आज आपको पता चला होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ? 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 9 जनवरी 2004 को मुंबई में इनकी मृत्यु होगी। इनके पिता का नाम मोसेस एजकिल था और इनकी शिक्षा कहाँ हुई? विल्सन कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ओके। वैसे अगर मैं बात करूं तो शुरुआती इनकी शिक्षा हुई थी एंटोनियो डिसोल्जा हाई स्कूल मुंबई में। इसके बाद ये जो है विल्सन कॉलेज मुंबई में 1947 में पहुंच गए थे। ओके। और वहां पर ये मुंबई यूनिवर्सिटी से साहित्य यानी कि लिटरेचर में बीए की डिग्री इन्होंने हासिल की। एक बार और बता दूं, इनके जो पिता थे, इनके पिता जो मोसेस एजकिल थे वो भी विल्सन कॉलेज में बॉटनी के यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे तथा इनकी माता जी थी वो खुद के विद्यालय की एक प्रधानाध्यापक थी, प्रिंसिपल थी। तो थोड़ी सी जानकारी मैं इनके बारे में, इनके माता पिता के बारे में दे देता हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि इनकी जो शादी हुई थी वो 1952 ईस्वी में इनकी डेजी जोसेफ से शादी हो गई थी। ओके। और ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस इंडियन जोइस पोइट कहलाए। इसके बाद इन्होंने कुछ अपने नाटक भी लिखे और आलोचक तथा किसी न किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक भी रहे। इनको कौन कौन से सम्मान मिले? तो देखो, ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 1983 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइस ध्यान रखिएगा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब एग्जाम की हम लोग गलती क्या करते हैं ना, जैसे एग्जाम की डेट आई तभी से पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके बस पढ़ते रहो एग्जाम की डेट, क्योंकि आज की डेट में मैं अगर सच कहूँ तो इतना ज़्यादा जो है कंपटीशन आ गया है। इतना ज़्यादा कंपटीटर है, अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो लाखों कंपटीटर आपके तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत अच्छे से तैयारी करके ही चलना है। ओके। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया और 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। निजिम एस्किल इज एक्सक्लेम्ड एज अ फादर। निजिम एस्किल को माना जाता है फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स का जो है इनको पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। अर्थात निजिम एस्किल इज एक्सक्लेम्ड एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स। क्लियर हो गया। तो इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1988 में। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1983 में। बस ये ध्यान रखना अच्छे से। अब हम इनकी बात करें तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एन इंडियन पोइट, प्ले राइट, आर्ट क्रिटिक, एडिटर। कौन थे ये सब? किसकी विशेषताएं थी? एक ही व्यक्ति की विशेषताएं हैं। किसकी? निजिम एजकिल की। निजिम एजकिल हमारे इंडियन पोइट, प्ले राइट, आर्ट क्रिटिक, एडिटर ये सभी हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था।
और यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लो, ही बिलोंग टू द बेनी इजराइल, यानी कि ये मुंबई की ज्यूइश कम्युनिटी थी, क्योंकि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा जा चुका है। ही बिलोंग टू द बेनी इजराइल। बेनी इजराइल क्या था? ये मुंबई की ज्यूइश कम्युनिटी का नाम था बेनी इजराइल, ध्यान रखना। ओके, फैमिली विच माइग्रेटेड टू इंडिया एंड सेटल डाउन इन मुंबई। ओके, इनके पिता का नाम मोसेस एजकिल बाज आ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट बिल्सन कॉलेज। हमने क्या बताया? इनके पिता जो मोसेस एजकिल थे वो बिल्सन कॉलेज में जहाँ से इन्होंने स्नातक में जो है स्नातक की डिग्री जो है वो साहित्य में ली थी, बिल्सन कॉलेज से ली थी। इनके पिता भी बॉटनी के प्रोफेसर कहाँ थे? बिल्सन कॉलेज में थे। और इनकी माता बाज प्रिंसिपल ऑफ हिज हर ओन स्कूल, और इनकी जो माता जी थी वो अपने स्वयं के स्कूल की ही प्रिंसिपल थी। इनकी हिज वाइफ नेम बाज डेजी, ये पहले भी बता चुके हैं। एक मैं पिक भी इनकी शादी की बाद की दिखाऊंगा आपके लिए। ओके, होम ही मैरिड, जिससे इन्होंने शादी की इन 1952। तो इनकी वाइफ का क्या नाम है? डेजी। और उनसे इन्होंने कब शादी की? 1952 में। बट ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर, लेकिन बहुत जल्दी ही ये शादी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इनके बेटे का नाम एल्काना था। ओके, और इनकी 2 पुत्रियां थीं, अर्थात एक का नाम कल्पना और दूसरी का नाम कविता था। तो बेटे का नाम बताओ क्या था? एल्काना। एक बार और बोल दो, बेटियों का क्या नाम था? कल्पना और कविता। His daughters, and Ezekiel earned a BA in literature from Wilson College, Mumbai in 1947। इन्होंने बिल्सन कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी मुंबई से लिटरेचर में डिग्री कब ली? 1947 में। कब ली? 1947 में। एक बार क्वेश्चन एट रैंडम पूछ रहा हूँ, इनके पिता का नाम क्या था? मोसेस एजिकल। वो कहाँ के प्रोफेसर, कहाँ प्रोफेसर थे? तो बिल्सन कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे। इनकी माता जी का क्या प्रोफेशन था? वो भी खुद के स्कूल में ही प्रिंसिपल के पद पर तैनात थी। तो अब हमें लग रहा है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकी पत्नी का नाम डेजी, ओके, अर्थात डेजी जोसेफ। कब शादी हुई इनकी? 1952 में। क्लियर है? ही इन्वेंटेड द इडियम एंड मैट्रिक ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश वर्ड्स इन द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसके कोलैबोरेशन में, किसके साथ मिलकर के की थी? विद ए के रामानुजन। और ए के रामानुजन का पूरा नाम था एंटीपेड कृष्णा स्वामी रामानुजन। ध्यान रखना क्या नाम था, फिर एक बार रिपीट कर दो हमारे लिए। ओके, ए के रामानुजन का इन्होंने ए के रामानुजन के साथ मिलकर के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पद्य के मुहावरों का आविष्कार किया। फिर रिपीट कर देता हूं, इन्होंने ए के रामानुजन के साथ मिलकर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पद्य के मुहावरों का आविष्कार किया। किसके साथ मिलकर के? ए के रामानुजन के साथ, यानी कि एटिफेट कृष्णा स्वामी रामानुजन। दी बैड बॉय। और इसके बाद धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ती गई और इन्होंने जिस साल इनकी शादी हुई थी, किससे शादी हुई थी एक बार बता दीजिए? डेजी जोसेफ से। 1952 में डेजी जोसेफ से शादी होने के बाद ठीक उसी वर्ष इनकी एक जो है बुक, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था दी बैड बॉय। क्या नाम था? दी बैड बॉय। दी बैड बॉय के नाम से इनकी पहली पुस्तक जो है पब्लिश हुई, किसकी? एजकिल की, अपीयर्ड इन 1952। अच्छा, इसी सन में दोस्तों एक और घटना घटित हुई। क्या घटित हुई थी? इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना कि इनकी शादी हुई। किससे हुई थी? फिर बोल दो, डेजी जोसेफ से। बार बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन। द डेडली मैन इनकी वॉल्यूम ऑफ पोएम पब्लिश इन 1960, और हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री जिसका नाम था द इजेक्ट मैन, सॉरी द इजेक्ट नेम, वाज पब्लिश्ड इन 1965। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा डियर कि क्या द बैड बॉय 1952 में पब्लिश हुई, इसके बाद 1960 में द डेडली मैन पब्लिश हुई, फिर इनकी 5वीं पोएट्री थी द इजेक्ट नेम, वो पब्लिश हुई थी 1965 में। और इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई जो पोइम, जिसके बारे में मेरे को नोटेबल वर्क था इनका,
ओके, हिज पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक द इजेक्ट। ये इजेक्ट नेम 1965 में जो इनका वॉल्यूम ऑफ पोएम पब्लिश हुआ था, ओके सॉरी 1965 में जो इनका इजेक्ट नेम के नाम से इनकी फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई थी, उसी में उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी उसी में पब्लिश हुई। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पीजीटी के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम किसका हिस्सा है, तो आप कहोगे द एग्जैक्ट नेम। ओके, फिर इसके बाद एक पब्लिश कब हुई, 1965 में। ही ट्रांसलेटेड, एक चीज और बता दूं, ही ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू पोएट्री, जवाहरलाल नेहरू की पोएट्री दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, यानी कि इन्होंने इंग्लिश से मराठी में और किसके साथ मिलकर के इसको ट्रांसलेट किया, जो है कोलाब्रेशन विद बिंद्रा नावार के साथ मिलकर के 1976 में इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। इसके बाद हम बात करेंगे एक बार फिर रिवीजन की। मैं बार बार मैंने कहा नहीं, मेरा सबसे अच्छा चीज यही है कि मैं आपको बार बार चीजों का रिवीजन कराऊंगा। ये कौन है, निजिम एस्किल की पिक है, देख लीजिए क्लियर करके। निजिम एस्किल का जन्म कब हुआ, अगर हम बात करें निजिम एस्किल के जन्म की बात करें तो 16 दिसंबर 1924 को कहाँ हुआ, बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय जब इनका जन्म 1924 में हुआ था तो हमारे देश में जो है अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, अर्थात हम परतंत्र थे उस समय, हम स्वतंत्र नहीं हुए। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2004 को एट द एज ऑफ 89 सॉरी 79, यानी कि 79 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। फिर इनका व्यवसाय क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कवि हैं, नाटक भी लिखे हैं इन्होंने, आर्ट क्रिटिक और एडिटर भी हैं साथ ही साथ। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये इनकी नेशनैलिटी क्या है, ये एक इंडियन पोइट है। देखो ये इनकी पत्नी का पिक है, ये इनकी पत्नी डेजी जोसेफ है। कौन है, डेजी जोसेफ, जिनसे इन्होंने 1952 ईस्वी में शादी की थी। जेनर मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, ध्यान रखिएगा जेनर। इनकी शैली क्या है, अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो इनकी शैली है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो इनका पीरियड लिखने के क्या था, तो 1952 से 2004 तक इन्होंने लिटरेचर को, पहला वर्क इनका प्रकाशित हुआ था 1952 में, और ये फिर टिल डेथ यानी कि मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत तक ये लिखते रहे। इनके कुछ नोटेबल वर्क भी थे, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर द शाम, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं। इनके नोटेबल अवार्ड में बात करें तो पद्म श्री 1988 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड इनका मिला था 1983 में। तो शायद आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत है, देखो यहीं से बार बार आपका पूछा जाता है, कहीं ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिएगा। तो इनका जन्म एक बार फिर से बता दो कहाँ हुआ था, 16 दिसंबर 1924 को बम्बई में, ओके, इन महाराष्ट्र। हिज फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट बिल्सन कॉलेज, इनके पिता जो है बिल्सन कॉलेज में ही बॉटनी के क्या थे, प्रोफेसर थे। एंड हिज मदर वाज प्रिंसिपल ऑफ हिज ओन स्कूल, और इनकी माता जो है इनके ही आपने स्वयं के स्कूल में ही, इनके खुद का स्कूल था, उसकी क्या थी, प्रिंसिपल थी। The Ajkels belong to Mumbai Marathi speaking Jewish community known as the Bene Israel। डियर स्टूडेंट्स मैं फिर बता देता हूँ, ये लाइन आप नोट कर लो कहीं, कि एजकिल जो है वो एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते, सॉरी ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नोन एज, जो जानी जाती थी किस नाम से, बेने इजराइल के नाम से जानी जाती थी, ऊपर भी बता चुका हूँ। 1937 में एजकिल अर्नड अ बीए इन लिटरेचर, यानी कि बीए साहित्य में इन्होंने बीए किया, कब किया, 1947 में। कहाँ से किया, बिल्सन कॉलेज से। और ये बिल्सन कॉलेज कहाँ है, मुंबई में, अर्थात मुंबई में बिल्सन कॉलेज किससे एफिलेटेड है, किससे जुड़ा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बिल्सन कॉलेज मुंबई से इन्होंने बीए की साहित्य में डिग्री हासिल की, कब की, 1947 में। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, जब इनको बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल हो जाती है तो 1947 से 1948 के बीच में ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड पब्लिश लिटरेरी आर्टिकल। इन्होंने
इंग्लिश लिटरेचर को, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाया। ओके, शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे और इन्होंने इसी बीच बहुत सारे अपने लिटरेरी आर्टिकल्स को भी पब्लिश करवाया। फिर आफ्टर डेवलिंग अ रेडिकल पॉलिटिक्स फॉर अ व्हाइल, और फिर जो है एक इनकी बहुत कहते हैं राजनीति ना अच्छी होती है ना बुरा होती, तो एक रेडिकल पॉलिटिक्स में पढ़ने के बाद फिर ये क्या हुए, वहां से इनका मन यहाँ से उब गया और ये कहाँ चले गए। ही सेल टू इंग्लैंड इन नवंबर 1948। बट यहाँ से एक पॉइंट ये फिर से याद रखिएगा मेरे डियर, कि क्या याद रखने वाली बात है कि ये इंग्लैंड कब गए थे, 1948 में। कब? इंग्लैंड, ही सेल टू इंग्लैंड इन नवंबर 1948 और ही स्टडीड फिलॉसफी एट बार्कविक कॉलेज। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ से अपने शब्दों को ध्यान से सुनिए। फिलॉसफी एट बिर्कबैक कॉलेज लंदन। अच्छा, बिर्कबैक कॉलेज लंदन में सीएम जोड के अंडर में इन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन किया था। ठीक है, ही स्टडीज अंडर द प्रोफेसर सीएम जोड। फिर आफ्टर, अब वहां कितने सालों तक ये रहे? नवंबर में ये इंग्लैंड गए, वहां पर फिलॉसफी का अध्ययन किया। कहाँ किया? बिर्कबैक कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। और वहां ये कितने सालों तक रहे? आफ्टर 3.5 ईयर स्टे, अर्थात 3.5 सालों तक। ये 3.5 सालों तक इंग्लैंड में स्टे किया। लेकिन जब इनके पास पैसा नहीं रहा, इनके पास पैसा खत्म हो गया पूरी तरीके से, तो एजकिल को काम करना पड़ा। यानी कि एजकिल वर्कड हिज वे होम, अपने घर वापस आने के लिए जब इनके पास पैसा नहीं रहा तो रास्ते में इन्होंने काम किया एज आ डेक स्क्रबर। ओके, अबोर्ड अ शिप कैरिंग आर्म्स टू इंडो चाइना। यानी कि एक बोर्ड पर अ डेक स्क्रबर का कार्य किया, और जो ये बोर्ड, ये शिप था, वो अस्त्र शस्त्र ले जाने वाला, ये अस्त्र शस्त्र ले जा रहा था कहाँ? इंडो चाइना के लिए। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिपीट कर दो मेरे साथ, तेजी से रिपीट करना, मैं बार बार चीजें रिपीट कराऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आधे घंटे की वीडियो देखने के बाद फिर एजकिल से कितना भी मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा, 30 से 40 या 40-50 क्वेश्चन की जो है एकदम ऑप्शनल लेकर के आऊंगा वीडियो, जिसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर वहां से एक भी ऑप्शन आपका नहीं छूटेगा, गारंटी इस बात की। बस ध्यान पूर्वक समझते रहना, सीखते रहना। पहला क्या था? ही आल्सो स्टडीज, जैसे ये 1948 में ये लंदन गए तो वहां पर इन्होंने क्या? साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी अंडर द प्रोफेसर सीएम जोड। मैंने क्या कहा? सीएम जोड के अंडर में इन्होंने साइकोलॉजी और फिलॉसफी का अध्ययन किया। फिर हम तुम्हें फिर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर देते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट है ना, तो इस बार उनको कई बार रखना पड़ता है डियर। अगर हम बात करें, 1952 में डेजी जोसेफ से विवाह कर लेते हैं। कौन कर लेता है? निजी मैजकिल। किससे? डेजी जोसेफ से 1952 ईस्वी में विवाह कर लेते हैं, तथा इसी वर्ष ही इनकी कविताओं का पहला संग्रह, जिसका नाम होता अ टाइम टू चेंज, पब्लिश करवाया जाता है, जो फॉर्चून प्रेस लंदन में छपता है। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इनका पहला वर्क कब पब्लिश हुआ, टाइम टू चेंज, 1952 में, जिस साल इनकी डेजी जोसेफ से शादी हुई उसी साल इनका पहला वर्क पब्लिश किया गया। कहाँ किया गया? तो फॉर्चून प्रेस लंदन में छपवाया गया था। 1953 में अगर बात करें एजकिल की, तो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में सहायक संपादक का कार्य करने लगे। यानी कि जब ये लंदन से इंडिया वापस लौट आए, शादी कर ली, शादी करने के बाद 1952 में जो है एजकिल ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, फिर रिपीट करता हूँ, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में सहायक संपादक को एडिटर का कार्य करने लगते हैं, और इन्हें 2 वर्ष तक यहाँ कार्य करते हैं। और इसी वर्ष एजकिल की कविताओं का दूसरा संग्रह पब्लिश होता है, जिसका नाम होता है 60 पोइम। ओके, और इसके बाद ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए साहित्य तथा कला प्रसारक का भी कार्य करते हैं। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो पर। तो अब समझ आ गया होगा, फिर रिपीट कर देते हैं। रिटर्निंग इंडिया
Askill joined the Illustrated Weekly in India as an assistant editor in 1953। 1953 में इन्होंने असिस्टेंट एडिटर कहाँ, इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। कब, भारत वापस आने के बाद। और स्टेड देयर फॉर 2 years। ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड बुक ऑफ वर्स 60 पोएम द सेम ईयर। उसी साल इन्होंने अपनी दूसरी बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम था 60 पोएम। ही आल्सो वर्कड एज अ ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने एज अ ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर पर भी काम किया। ही वर्कड एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी फ्रॉम 1954 टू 1959। ओके, अर्थात 1954 से 1959 तक इन्होंने पिक्चर फ्रेम कंपनी में भी एज अ जनरल मैनेजर और एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर के रूप में भी कार्य किया। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जम्पो। अर्थात इन्होंने सह संपादक भी रहे एक लिटरेरी मंथली पत्रिका थी जिसका नाम था जम्पू। जम्पू में भी ये को फाउंडेड रहे, जो कि जम्पू, ये पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया, जम्पू के सह संस्थापक कौन थे, तो निजिम एस्किल थे। और इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया। ओके, अब ये कब की घटना है, 1964 से 66 की। ओके, एंड एडेड पोएट्री इंडिया। तो ये सब चीज़ें इनकी इसी तरीके से चलती रही डियर। और फिर मैं बात करूं धीरे धीरे कि जो है ये सब चीज़ें चल जाने से इनकी ज़िंदगी बीतती चली गई। और अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर क्या होता है, ये एक भूल जाने की बीमारी होती है, ठीक है। अल्जाइमर रोग के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद 9 जनवरी 2004 को 79 वर्ष की अवस्था में ये भारतीय अंग्रेजी कविता के रूप में निजिम एस्किल का मुंबई में क्या हो गया, निधन हो गया। फिर रिपीट करता हूँ, निजिम एस्किल की मृत्यु कौन से रोग से हुई, तो अल्जाइमर डिसीज से। कौन सी डिसीज थी, अल्जाइमर डिसीज का नाम अल्जाइमर डिसीज। कब हुई, 9 जनवरी 2004 को। कितने वर्ष की अवस्था में, 79 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई, मुंबई में। अगला, तो निजिम एस्किल को is often considered the father of modern Indian English poetry by many critics। जो निजिम एस्किल को अक्सर कई आलोचकों के द्वारा आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता का जनक माना जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ओके, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी कि आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता का जनक भी कई आलोचकों के द्वारा इनको माना जाता है। तो अब इतना बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ आ गया होगा कि भारत उस समय राजनीति के रूप में गतिविधि का एक बड़ा केंद्र था और उसने थोड़ी देर में इसके लिए साहित्य में रुचि ली, अर्थात। और जल्दी ही इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा पर जाने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं है, 1948 में इंग्लैंड की यात्रा पर गए। और इन्होंने वहां जब ये इंग्लैंड में 1948 में, बीच बीच में इनके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सब लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए जिससे कि आप भूल ना जाओ। मैंने कहा नहीं, भले वीडियो लंबा हो लेकिन मैं हर चीज 3-3 4-4 बार बताऊंगा आपको निजिम एस्किल के बारे में। लेकिन अब जब ये इंग्लैंड चले गए तो अगले 3.5 साल तक ये लंदन में बिर्कबैक कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने में बिताए, जो बहुत कम जो है मानक आवास में ही रहते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया वहां पर। वह उनके पहले कविता संग्रह में पाया जाता है। जब इनका पहला कविता संग्रह इनका पब्लिश हुआ था तो उसमें उनके इंग्लैंड के अनुभवों के बारे में बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है, जिसे 1952 में टाइम टू चेंज ओके के नाम से जाना गया। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर वापस आ गए। वह अपने किराया का भुगतान, हम पहले भी बता चुके, जब ये इंग्लैंड से घर वापस आ रहे थे तो किराए का भुगतान नहीं कर सकते थे, इसीलिए अपने मार्ग में इन्होंने काम किया। कहाँ, एक जहाज पर डेक तथा अन्य मैनिक्योर नौकरियों में स्क्रबिंग की जो है कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि एक हथियार के साथ इंडो चाइना
के लिए वो जहाज जा रहा था। इनके तो इनकी मृत्यु एक बार जरा हमें बता दो कैसे हुई थी? अल्जाइमर से हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। कहाँ हुई? मुंबई में। बस ध्यान रखना। इनके कुछ मेजर वर्क हैं, ध्यान रखिएगा। अब मेजर वर्क कौन कौन से हैं देखिएगा कि 1952 में टाइम टू चेंज, 1953 में 60 पोएम आई, 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1959 में दी थर्ड, 1960 में द अनफिनिश्ड मैन, 1965 में द एग्जैक्ट नेम, 1974 में ओके स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स ट्रांसलेटेड ऑफ द मराठी पोइट इंदिरा संत। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनको। 1976 में हेमन इन डार्कनेस, 1982 में लेटर डे शाम, 1989 में कलेक्टेड पोइम, जो कि 1952 से 88 तक रहे। इन्होंने 2 प्लेज भी लिखे। इन्होंने अब प्लेज का जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार तेजी से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1953 में एजकिल ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में सहायक संपादन का कार्य करने लगते हैं और ये 2 वर्षों तक वहाँ कार्य करते हैं। इसी वर्ष एजकिल की कविताओं का दूसरा संग्रह जिसका नाम होता है 60 पोइम पब्लिश करवाया जाता है। ओके और ये सीएम जोड़ के प्रोफेसर सीएम जोड़ के अंडर में ये काय का अध्ययन करते हैं? साइकोलॉजी और फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के लिए साहित्य तथा कला प्रसारक का भी कार्य करते हैं। 1954 से 59 तक एजिकल एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में जनरल मैनेजर का कार्य करते हैं और इस पिक्चर फ्रेम कंपनी का नाम होता है शिल्पी शिल्पी एडवर्टाइजिंग कंपनी। क्या नाम होता है? शिल्पी एडवर्टाइजिंग कंपनी नाम होता है। 1961 में मासिक पत्रिका जिसका नाम होता है जंपो में सह स्थापना, जंपो की ये सह स्थापना करते हैं। ओके द नेम ऑफ इंडिया, द नेम्स ऑफ इंडिया जो 1964 से 66 में आर्ट क्रिएटिव तथा पोएट्री इंडियन, 1961 से 67 में एडिटर का कार्य भी करते हैं। 1961 से 72 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे लेकिन बता देते हैं यहीं पर। बीच में एक मिथीबाई कॉलेज बॉम्बे में था जहां पर ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के क्या रहते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1961 से 72 के बीच मिथीबाई कॉलेज बॉम्बे के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे, यानी कि हेड ऑफ डिपार्ट एचओडी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। और कुछ समय के लिए फिर इन्होंने क्या किया, आगे हम मूव करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा ये क्लियर हो गया। इनके 2 प्लेज के बारे में मैं जरा डिस्कस कर देता हूँ। इन्होंने जो 2 प्लेज इंपॉर्टेंट वर्क तो आपको पता ही लग गया। अच्छा बैकग्राउंड कैजुअलिटी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी बैकग्राउंड कैजुअलिटी। ओके ये पोइम का नाम है जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड थी और दिस पोइम रिफ्लेक्ट द लव फॉर रिलीजन। ओके द बैड बॉय इनकी पहली बुक थी, पब्लिश हुई थी 1952 में और 1976 में इन्होंने जे.एल. नेहरू की पोएट्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से मराठी में और किसके साथ मिलकर के? बिंद्रा नवार के साथ मिलकर के। इसके बाद स्नेक स्किन एंड अदर पोइम्स, यही एक मराठी पोइम थी इंदिरा संत की रचना जो कि ट्रांसलेट की थी। और इन्होंने ऐसे वर्क में नायपॉल्स इंडियन एंड माइन करके लिखा था। इसके बाद प्लेज में मैं बात कर रहा था 1969 में दी 3 प्लेज कोलकाता राइटर्स बर्ड्स ऑफ इंडिया आई थी। इसके बाद में 1993 में डोंट कॉल इट सुसाइड मद्रास, ये जो था मद्रास है, इस ये 2 एक्ट का प्ले होता है और यह एक ट्रेजेडी है। और इसमें प्रमुख जो कैरेक्टर होते हैं वो मिस्टर नंदा दिखाए जाते हैं और मिस्टर सेट्टी, ये 2 इसके प्रमुख कैरेक्टर दिखाए जाते हैं डोंट कॉल इट सुसाइड मद्रास। क्लियर है? कितने एक्ट का प्ले होता है? 2 एक्ट का ट्रेजेडी है। इसके प्रमुख कैरेक्टर में अगर हम बात करें तो मिस्टर नंदा और मिस्टर सेट्टी दिखाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इनकी बायोग्राफी जो है वो आर राजा राव के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? आर राजा राव के द्वारा। तो अब ड्रामा के बारे में पता लग गया। ओके कौन था, कौन कौन से प्लेज हैं। और अभी एक और प्लेज की अगर हम बात करें तो नलिनी करके एक कॉमेडी आई थी, 3 एक्ट प्ले था जिसमें मेन कैरेक्टर भारत, राज और नलिनी दिखाए जाते थे। एक और भी इनका क्या प्ले आता है द स्लीप वाकर्स। ओके एंड
इंडो अमेरिकन फोर्स के रूप में होता है, और मैरिज पोइम इनकी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के रूप में, जो कि वन एक्टेड प्ले होता है, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी दिखाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो निजिम एजकिल थे वो एक अर्बन पोइट के रूप में बहुत अच्छे से जाने जाते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एजकिल को एक अर्बन पोइट के रूप में जाना जाता है कि नहीं, तो वास्तविकता में उन्हें अर्बन पोइट ही कहा जाता था। ओके, लिंडा हेस ने एजकिल को अ पोइट ऑफ बॉडी भी कहा। एक हाँ, बहुत ही फेमस क्रिटिक थे, एक कवि भी थे, लिंडा हेस। ओके, उन्होंने एजकिल को अ पोइट ऑफ बॉडी कहा। तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, थोड़ा सा मैं इनकी कुछ मोस्ट पोएमस पोएम को तेजी से जिक्र कर देता हूँ, जैसे दी कपल, इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज बहुत बार पूछी गई है। इंटरप्राइजेज है अ टाइम टू चेंज ए फिलॉसफी, आइलैंड फॉर, ओके, एल्काना, दी प्रोफेसर, शॉप, मैरिज, दी कंट्री कॉर्ड, द पैराडाइज, ओके, फ्लाई कैचर। फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी इनकी माइंड ब्लोइंग पोइम होती है। ओके, गुड बॉय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। इसके बाद एंटरटेनमेंट, बाद बेस्ट ऑफ बन, कई सारी कविताओं में से इनकी सबसे बेस्ट थी बैकग्राउंड कैजुअलिटी। बैकग्राउंड कैजुअलिटी के बारे में हम पहले भी अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ओके, और दिस पोइम रिफ्लेक्ट द लव फॉर रिलीजन, अगर मैं बात कहूँ। ओके, बैकग्राउंड कैजुअलिटी की। फिर पोइट है, पोइट, लव एंड बर्ड वाचर, ये भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं, फेमस पोइम होती हैं। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोइम की बात कर रहे हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 1954 से 59 तक एजिकल एक पिक्चर फिल्म कंपनी में जनरल मैनेजर का कार्य करते हैं, और इस पिक्चर फिल्म कंपनी का नाम होता है सिल्वर एडवर्टाइजिंग कंपनी है। 1961 में मासिक पत्रिका जंपो की को स्थापना करते हैं। 1961 से 72 के बीच में मिठीबाई कॉलेज मुंबई में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहते हैं, और कुछ समय के लिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 1964 तथा 1978 में ये, और मैं अगर बात करूं 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की विजिटिंग प्रोफेसर का भी कार्य करते हैं। तो कहाँ कहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1964 और 1978 में। इसके बाद 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, और 1967 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी विजिटिंग प्रोफेसर का कार्य करते हैं। विजिटिंग प्रोफेसर का मतलब होता है कि कभी कभार जो है लेक्चर देने के लिए वहां पर जाना। इसके बाद 1959 में इन्होंने द डैम प्लेज भी छपवाते हैं, और 1974 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भेद कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया जाता है, तथा 1975 में कल्चरल अवार्ड विश्व के रूप में ये ऑस्ट्रेलिया बुलाए जाते हैं। और 1976 में जवाहरलाल नेहरू के काव्य का ट्रांसलेशन जो है ये अंग्रेजी से मराठी में करते हैं, जिसमें बिंद्रा नवान का भी सहयोग रहता है। कोलाब्रेशन किसका होता है, बिंद्रा नवान का। और 1988 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिलता है, तथा 1983 में अपने काव्य संग्रह एक लेटर डे शाम के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए लेटर डे शाम। आगे हम बात करेंगे, इनकी बायोग्राफी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, राजा राव के द्वारा। पेन भारतीय शाखा के सेक्रेटरी के रूप में भी ये कार्य करते हैं, और 9 जनवरी 2004 को 79 वर्ष की अवस्था में अल्जाइमर नामक बीमारी से लंबा संघर्ष करने के बाद वह निजी मैच के लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, अर्थात ये इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इनके बेटे का नाम एक बार बता दो जल्दी, एल्काना, तथा इनकी 2 पुत्रियां थीं, जिनका एक का नाम कल्पना, दूसरी का नाम क्या था, कविता था। इन्होंने ए के रामानुजन के साथ मिलकर के क्या किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पद के मुहावरों का आविष्कार किया। तो अब क्लियर हो गया होगा। एक बार तेजी से जरा मेरे साथ रिपीट कर दो। इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को, पिता का नाम मोसेस एजकिल, आ प्रोफेसर ऑफ बॉम्बे ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज मुंबई, माता का नाम, अ प्रिंसिपल
in a private school, okay, belong to Jewish Bene Israel community. ये लाइन बहुत ध्यान रखना, बेने इजराइल। निजिम आजकल इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री बाय मैनी क्रिटिक। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा अच्छा सा रिवीजन। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि हमारी ये जो है कोशिश आपको कैसे लगी। और दोस्तों अगर आपको ये कोशिश हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका ये कमेंट हमको एनर्जी देता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात मैं कह दूं, जब मैं आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी मेरे लिए करिए। अगर इस वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।